गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठवीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 9 सम्राट अशोक इसके बारे में हम आज की वीडियो में समझेंगे। सम्राट अशोक तत्कालीन समय में एक महान राजा इस दुनिया में हुए थे। जूनागढ़ की यात्रा करने वाले लोग वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को अवश्य देखने जाते हैं। मतलब अशोक का शिलालेख जो है वो यहाँ पे जो 9.1 में दिया हुआ है, इस शिलालेख को देखने के लिए लोग जाते हैं। गिरनार पर्वत, ऊपरकोट का किला, म्यूजियम, दामोदर कुंड, भवनाथ महादेव इत्यादि प्रत्येक स्थल के साथ कोई घटना या मान्यता जुड़ी हुई है। गिरनार की तलहटी में स्थित अशोक के शिलालेख को देखकर वत्सल के मन में प्रश्न उठा कि शिलालेख यानी क्या होता है, और ये जो शिलालेख है ये कहाँ पर है? गिरनार की तलहटी में बना हुआ अशोक का शिलालेख। और उसी को देखकर एक वत्सल नाम के व्यक्ति को मन में प्रश्न उठता है कि शिलालेख यानी क्या, किस कारण से वह लिखा गया है, उसे जानने की उसकी रुचि हुई है। अपने गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की ओर जाने वाले रास्ते के तलहटी क्षेत्र में अशोक का शिलालेख वहाँ पर स्थित है। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसे अनेक शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास के महान शासकों में से एक राजा अशोक, और उसका राज्य एक महासाम्राज्य के रूप में विख्यात हुआ था। उसने प्रजा के नाम संदेश देने के लिए शिलालेख उत्कीर्ण किए हुए हैं। तदुपरांत स्तंभलेख और गुफालेख भी उन्होंने उस समय बनवाए थे। उसके बाद सारनाथ के सिंह स्तंभ से हमें सभी लोग परिचित है। हमें पता है विद्यार्थी मित्रों, भारत की जो राज मुद्रा है उस राज मुद्रा पर चार सिंह हमें देखने को मिलते हैं। उनसे सारनाथ के सिंह स्तंभ से हमें सभी लोग जो है परिचित है। यहाँ पर जो 9.2 में जो सिंह स्तंभ दिया हुआ है वह हमारी राज मुद्रा पर हमें देखने को मिलता है। आज यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रत्येक चलनी नोटों, सिक्कों तथा सरकारी कागजों पर हमें ये राज मुद्रा छपी हुई दिखाई देती है। सम्राट अशोक मगध के जिस साम्राज्य पर शासन कर रहा था उसकी स्थापना उसके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व उन्होंने की थी। मतलब सम्राट अशोक मगध के जिस साम्राज्य पर शासन कर रहा था उसकी स्थापना किसने की थी? उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो लगभग आज से देखा जाए तो 2300 वर्ष पूर्व की थी। चाणक्य कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान शिक्षक ने उसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए मदद भी करवाई थी। साम्राज्य के संचालन हेतु उसके पास अनोखी सूझ थी। राजनीति शास्त्र पर लिखी हुई चाणक्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। उसका विशाल साम्राज्य वायव्य सीमा तक कंधार और पेशावर से लेकर उत्तर भारत से नेपाल तक, दक्षिण में मैसूर मतलब वर्तमान कर्नाटक, पश्चिम में गुजरात सौराष्ट्र तक, पूर्व में मगध मतलब वर्तमान बिहार तक, और कलिंग जो है मतलब वर्तमान उड़ीसा तक उस समय का उसका साम्राज्य विस्तार ये फैला हुआ था। महासाम्राज्य उसका संचालन देखा जाए उस समय का तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्तिशाली मगध साम्राज्य का निर्माण किया। सम्राट अशोक ने भी उसका विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था। यहाँ पे आपको उसके विभाग करके अलग अलग रीति से वो लोग शासन करते थे।
साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है, राजधानी से दूर के क्षेत्र में अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी। यदि अधिकारी आदेश का उल्लंघन करे तो उसे सजा भी उस समय दी जाती थी। सभी अधिकारियों पर सम्राट का शासन रहता था। उसकी सहायता के लिए मंत्रीगण भी थे। तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रादेशिक राजधानी भी उस समय थी। इस प्रदेशों में कुछ राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। फिर भी वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल रहकर वहाँ पे शासन किया जाता था। कुछ जंगली क्षेत्र थे, वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग स्वतंत्र थे। शासन और शासक उनसे कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति की अपेक्षा भी करते रहते थे, जैसे कि हाथी, लकड़ी, शहद, मोम तथा जड़ी बूटियाँ आदि। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्र में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। उनका भिन्न भिन्न प्रकार का आहार तथा भिन्न प्रकार की संस्कृति वाले लोग उस समय हमें देखने को मिलते थे। और एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था कलिंग का, और कलिंग का युद्ध हुआ और सम्राट अशोक जो था उसके मन में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। मगध के पड़ोस में ही कलिंग मतलब वर्तमान उड़ीसा राज्य जो है, जो पहले मगध साम्राज्य का एक भाग था, परंतु मौर्य साम्राज्य के आरंभिक समय में वो स्वतंत्र हो गया था। सम्राट अशोक कलिंग को जीतकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता था और उसने कलिंग पर चढ़ाई करने की तैयारी करके युद्ध करना वो चाहता था। पर उसने कलिंग पर चढ़ाई करने की तैयारी करके युद्ध भी उन्होंने घोषित करवा दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद सम्राट अशोक जो थे वो विजयी तो हुए, पर विजयी सम्राट अशोक जो थे युद्ध भूमि में वहाँ पे घूम रहा था। चारों ओर खून ही खून बह रहा था। सैनिक घायल हो चुके थे। स्त्रियाँ और बालक जो थे वो रो रहे थे। जहाँ तक नजर आती थी वहाँ तक दुख और शोक ही उनको देखने को मिला। और सम्राट अशोक को बहुत दुख हुआ। युद्ध तो हुआ, पर इस युद्ध में बहुत सारे लोग मृत्यु हो गए थे। बहुत सारी स्त्रियाँ विधवा हो गए थे। बालक जो थे इधर उधर रो रहे थे। और सम्राट अशोक ने अपने ही अभिलेख में लिखाया कि लगभग 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बनाया गया था। 1 लाख से अधिक लोग उसमें मर गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ है। उन्हें कबूल किया सम्राट अशोक ने कि इससे मुझे बहुत दुख हुआ। युद्ध तो हम जीत गए, पर इनसे कितने सारे लोग मर गए हैं। इनसे मुझे अपार दुख हुआ। जो लोग अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों को खूब चाहते हैं वे भी युद्ध से मारे जाते हैं, या अपने प्रियजनों को उन्होंने खो देते हुए देखा। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धर्म का पालन करने तथा दूसरों को उसका उपदेश देने का निर्णय किया है। अब इसके बाद मैं ऐसा गलत कार्य नहीं करूँगा कि जिनसे लोगों की हिंसा हो। इस प्रकार का उसके मन में परिवर्तन हो जाता है। और सम्राट अशोक की जीत की खुशी जो थी वो गायब हो गई। जब उन्होंने लाखों लोग मरे हुए देखे तो उनकी जीत की खुशी जो थी वो गायब हो जाती है। उसके मन की शांति चली जाती है। अनेक रातों तक वहाँ वो सो नहीं सकता है। उसे खूब पछतावा होता है। उसे लगा कि युद्ध में प्राप्त की गई विजय सच्ची विजय नहीं है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोग मर चुके हैं। इतने सारे लोगों को मारकर मैंने क्या प्राप्त किया। लाखों स्त्रियाँ बालकों की हानि की मैंने, वो अपने सम्मुख की हार गया। कलिंग युद्ध उसके जीवन का अंतिम युद्ध बन गया। बौद्ध साधु उपगुप्त के उपदेश से उसने शस्त्र संन्यास भी लिया। उसने फिर कभी भी युद्ध न करने का निश्चय लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा धर्म उपदेशक बन जाते हैं और कहा कि मैं अभी इसके बाद कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। उसके मन में एक प्रकार से परिवर्तन सम्राट अशोक के हो जाता है। और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक स्वयं देश भर में घुमा। अपने अधिकारियों को धर्मोपदेश की। अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री, उनकी पुत्री थी संघमित्रा, उनको धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सीलोन, जो मतलब आज का श्रीलंका जो है, वहाँ पर उन्होंने भेजा। देश विदेश में स्तूपों तथा विहारों का निर्माण उन्होंने करवाया। उन्होंने मठ बनवाए। बौद्ध धर्म को राजाश्रय उन्होंने प्रदान किया। उसने राज्य भर में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया। पशु हिंसा उन्होंने बंद करवाई। भगवान बुद्ध के प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, दया जैसे सिद्धांतों के प्रचार पर उन्होंने बल दिया।
उपदेश के साथ उसने बहुत सी लोकोपयोगी बातें भी जोड़ी। धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने शिलालेख उत्कीर्ण भी करवाए। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, पशु पक्षियों का वध नहीं करना चाहिए, संभव हो उतना कम से कम खर्च करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, स्त्रियों और नौकरी के प्रति हमें स्नेहपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। ये सब बातें उसी धर्म का अनुसरण है जिसे हम धम्म कहते हैं। और सम्राट अशोक जिसने राज्य प्राप्ति के लिए खटपट की, साम्राज्य का विस्तार किया, महासाम्राज्य का निर्माण किया, विजय प्राप्त करके महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जिसने चढ़ाई की, जिसने युद्ध में खून की नदियाँ बहाई, और वही सम्राट अशोक हृदय परिवर्तन के पश्चात एक क्या बन जाते हैं, धर्म पदेशक बन जाते हैं। और इन्हीं कारणों से सम्राट अशोक इतिहास में एक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हो, सम्राट अशोक का मन में एक हृदय परिवर्तन हो जाता है। उन्होंने मन में विचार किया कि अभी मैं इसके बाद कभी युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध करने से लोगों की हिंसा होती है, कितने सारे लोग मर जाते हैं, उनसे बहुत सारी स्त्रियाँ विधवा हो जाती है। और इसी कारण से उसके मन में परिवर्तन होकर एक धर्मोपदेशक सम्राट अशोक बन जाते हैं और उनसे तय कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। ऐसे महान राजा सम्राट अशोक हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि मौर्य साम्राज्य के साथ साथ अब मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ उसके स्थान पर कुछ नए राज्यों का भी उदय हुआ। उसमें उत्तर पश्चिम भारत में यवन मतलब ग्रीक राजाओं का, पश्चिम भारत में शेक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। शकों के पश्चात कुषाणों का शासन भी स्थापित हो जाता है। उत्तर तथा मध्य भारत के कतिपय प्रदेशों पर पुष्यमित्र शुंग और तत्पश्चात कण्व तथा अन्य वंशों का शासन भी उस समय चलता था। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में सातवाहन तथा चोल, चेल तथा पांड्य राजाओं ने भी उस समय शासन किया था। तथा 1500 वर्ष पहले पल्लव तथा चालुक्य वंश के बड़े राज्यों की भी उस समय स्थापना हुई। इनके अलावा अन्य राज्य तथा राजा भी थे। उस समय के सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से हमें उनकी उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शहरों, खेती, उद्योगों तथा व्यापार का विकास भी हुआ। कुछ नए भूमि मार्ग तथा जल मार्ग की खोज भी उस समय हुई थी। मंदिरों, स्तूप तथा अन्य इमारतों का निर्माण भी उस समय हुआ। इसी काल में मिश्र धातु जैसी कुछ खोजें भी हुई थी और ये सभी बातें साथ साथ हो रही थी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे सम्राट अशोक के समय जो कुछ हुआ उसके बारे में इस पाठ में हमें दिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में एक तय कर लिया अंतिम समय कि मैं अभी कभी भी युद्ध नहीं करूँगा जिनसे लोगों की हिंसा हो, इस प्रकार का वर्तन मैं नहीं करूँगा। इसलिए उन्होंने एक धर्म उपदेशक होकर लोगों के मन में परिवर्तन करने का उन्होंने सोचा और एक अच्छे शासक के रूप में सम्राट अशोक उस समय नावलौकिक हुए। तो विद्यार्थी मित्रों हो, हमें वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर इस पाठ को और अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय को आपकी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में आपको प्रश्न उत्तर को लिखना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित गाला, उसकी फोटोकॉपी देखकर आपको गाला भी आपको भरवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।